कंप्रीहेंशन आप सभी को जरूर आना चाहिए, क्योंकि रीडिंग कंप्रीहेंशन का एग्जाम में एक बहुत महत्व है। सी सेट का पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते यदि आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन अच्छा नहीं है आईएएस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैथ रीजनिंग का वेटेज तो है यही है, लेकिन रीडिंग कंप्रीहेंशन का एक बड़ा वेटेज है। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन एक अभ्यास की चीज है, लेकिन कुछ बेसिक्स, कुछ फंडामेंटल क्लास अभी आपकी होंगी, आधारभूत चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। शुरुआत में पहले एक आधारभूत आपकी समझ डिस्कस करूंगा, और मैं आपको इतना तोड़ दूंगा इसको छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में। यदि आपने पूरा सेशन कर लिया, ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन का, तो मैं आपको पूरी तरीके से यह आश्वस्त कराता हूं कि आपका कंप्रीहेंशन गलत नहीं होगा कभी भी, और आप अच्छे से जो है कंप्रीहेंशन कर पाएंगे। समय के साथ साथ एग्जाम में चैलेंज बढ़ रहे हैं कंप्रीहेंशन को लेकर के। यूपीएससी की बात करें या स्टेट पीएससी की बात करें, तो कंप्रीहेंशन देखो, एक तो आपका सी सेट में भला हो जाएगा। आप पूरा जीएस करते रहते हैं, जीएस पढ़ते रहते हैं, लेकिन सी सेट ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो एक सी सेट का जो एक बहुत बड़ा इशू है वो रिजॉल्व कराने की कोशिश करूंगा मैं आपके आरसी से। इसी को मैं शॉर्टकट में आरसी भी कई बार बोल सकता हूं। आरसी मतलब रीडिंग कंप्रीहेंशन, ठीक है। आप शॉर्टकट में इसको आरसी भी कहीं कहूं तो आपको मतलब दिमाग में एक आरसी बैठा हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो है, इसी को हिंदी में अपठित गद्यांश भी बोलते हैं, ठीक है। अपठित गद्यांश, कहीं पे पैसेज लिखे होते हैं, परिच्छेद लिखे होते हैं, वो सब एक ही बात है। दूसरा जो है, हिंदी वाले सेगमेंट पे जो हिंदी का आपका सेक्शन होता है, वहां पर भी आपके रीडिंग कंप्रीहेंशन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, क्वालिफाइंग पेपर हो, कहीं पर भी रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक अपठित गद्यांश दिया गएगा, आप उसे पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि रीडिंग कंप्रीहेंशन को हल कैसे करते हैं, कितने प्रकार के रीडिंग कंप्रीहेंशन आते हैं आपके एग्जाम में, इनको हल कैसे करें, पैसेज की शैली को कैसे समझें, गद्यांश को कैसे हम तोड़ें, कितने भागों में, छोटी छोटी बातों पे क्या ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है गद्यांश में, या फिर हम एक होलिस्टिक अप्रोच पे उसको समझने की कोशिश करें। हमेशा गद्यांश को ध्यान में रख करके आंसर दें। कई बार क्या होता है, हमारे परसेप्शंस भी होते हैं कोई एक टॉपिक पे, क्योंकि गद्यांश क्या होगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड होगा, ठीक है। जब गद्यांश एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड होगा, तो कई बार हमारे परसेप्शन के कारण से भी हम आंसर देने लग जाते हैं। तो केवल हमें गद्यांश को ध्यान में रखना कि गद्यांश में क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। कई सारे विकल्पों को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है गद्यांश में, तो इसको समझेंगे। और कैसे हम अपने रीडिंग स्किल को सुधारें, रीडिंग कंप्रीहेंशन को सही करने के लिए रीडिंग स्किल को जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक बात नहीं होगी, ठीक है। तो आज के सेशन में देखो, रीडिंग कंप्रीहेंशन आपका इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। हिंदी में यही आपका जो है अपठित गद्यांश के तौर पे है, इसको हम अपठित गद्यांश के तौर पे जानते हैं। तो कोई भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो, वहां पर इंग्लिश हिंदी वाले खंड में रीडिंग कंप्रीहेंशन या अपठित गद्यांश आपका आता है, जिसमें सबसे पहली बात, इसको आयोग ने रखा क्यों, क्या पूछने क्यों जरूरत है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन से आपकी कौन सी क्षमता का विकास हो जाएगा, कौन सी क्षमता के बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात, इससे जो अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी की कुछ चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे कि आपका समझ कितना है, आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको समझते कितना तेजी से है। देखो, मुद्दा है नहीं कि अपठित गद्यांश आप सॉल्व कर रहे हैं, मुद्दा है कि कम समय में कैसे आप उसको पढ़ करके सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो एग्जाम हॉल पे टाइम लिमिट है ना। तो आपकी समझ के कौशल को इससे पता चलता है कि आपका समझ का स्तर कैसा है, आपका एक ये अंडरस्टैंडिंग स्किल कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल कह सकते हैं। तो आपका समझ कौशल के बारे में पता चलती है, हमें समझ कौशल के बारे में पता चलती है रीडिंग कंप्रीहेंशन से, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब लिखते जाना आप लोग साथ साथ, ठीक है। दूसरा, आपका वोकैबुलरी कितना अच्छा है, आपकी शब्दावली कितनी अच्छी है, चूंकि हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश में भी यही चीज है, इससे शब्दावली का भी पता चल जाता है कि आपकी शब्दावली कितनी अच्छी है। दूसरा, यह भी पता चल जाता है कि आपकी धारणा कैसी है किसी विषय वस्तु को लेकर के, ठीक है। आपको धारणा पता चल जाती है, आपका जो है एक तरीके से आपकी डिडक्शन कैपेसिटी पता चल जाती है। तो आपको लेकर के बहुत जरूरी हो जाता है कि ये आयोग ने इसीलिए रखे भी हैं आपसे, कि इससे आपके जो है एक तरीके से आपके नॉलेज का, आपके ज्ञान का, ठीक है, आपकी मानसिक योग्यता का, इन सब के बारे में जानकारी एग्जामिनर को हो पाती है कम टाइम पीरियड पे किसी चीज को समझना। क्योंकि जब आप प्रशासन में जाओगे,
एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो इतने सारे आपको जो है फाइलें पढ़नी होती है, इतने सारे आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पूरे दिन इतने सारे डिसीजंस होते हैं। उन सभी डिसीजंस को पढ़ना बहुत बड़ा टास्क है पहली बात, और उस टास्क को सॉल्व फिर जब आप करते हैं उसको बहुत फास्ट आपको जो है उस पर अपने रिस्पॉन्ड करने होते हैं। तो जब तक आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन अच्छा नहीं होगा तो बड़ा कठिन है कि आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो अपठित गद्यांश एग्जाम में इसलिए रखा गया है क्योंकि आपके ये एक तरीके के अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझता है। ठीक है, उसको समझने का प्रयास करता है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक बात यहाँ पे आज मैं अब बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपके साथ हूं। ये टॉपिक आपके लिए आसान है आज से, ये मान के चलिए। जब मैं पूरी क्लासेस करा दूं उसके बाद बता देना सर मेरे से नहीं हो पा रहा, होगा ही। अब मैं यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे एक जो है अपठित गद्यांश का, देखो ये बहुत नेग्लेक्टेड सेक्शन है, बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको लगता है सीसाइट ही तो है, 33% ही तो लाने, अरे कर तो ले जाएंगे, अरे हो तो जाएगा। भैया नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। जो अभ्यास करके नहीं जाएगा उसका नहीं होगा, जो अभ्यास करेगा इसका उसी का होगा। ऐसे होने लगता तो फिर तो यूपीएससी का शायद पेपर नहीं देखा है, इसलिए बच्चे को लगता है कि भाई हो जाता है। अच्छा मुझे बताएं, यहां पे कुछ सीनियर भी हैं क्या जो एक दो बार यूपीएससी दे चुके हों? ये सामने देखिए, पीछे परिच्छेद पैसे दिए गए हैं। ठीक है, और इनमें इनसे आपसे पूछता है, ये अपने आप में इतना आसान है क्या? यूपीएससी वाले बच्चे जो भी हैं जिन्होंने दिया है वो समझ सकते होंगे इसकी पीड़ा, कि हर बार जो है 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से कई बार क्वेश्चन कम भी होते हैं, मतलब 25 से 30 मान लीजिए, इतने क्वेश्चन आते हैं। और इन प्रश्नों में से आप चाहे जितनी कोशिश करें, आयोग के हिसाब से कुछ आंसर आपके गलत ही निकल जाते हैं, पूरा सीसेट इधर का उधर हो जाता है। जो बॉर्डर लाइन पे जाकर के अटेम्प्ट करके आते हैं ना, उनकी हालत तो बहुत बुरी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, और आज के टाइम पे हिंदी मीडियम में यदि हमें रिजल्ट को सुधारना है तो हमें सी सेट पे बहुत काम करना पड़ेगा। और उसी कारण से मैंने ये नई पहल चालू की, आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत की है कि आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन बहुत अच्छा करा दूं। ठीक है, अब बस आपके ऊपर है, आप लोग मेरा कितना साथ देते हैं और कितनी मेरी बातों को मानते हैं। ये देखिए, ये यूपीएससी में पूछा गया, ऐसे स्टेट पीएससी में भी आता है भाई, आपके ये परिच्छेद आते हैं आपकी स्टेट पीएससी में, हिंदी में। जैसे लाइक देखिए, एक परिच्छेद दिया गया है और यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद देखिए, ये आपसे पूछा गया कि परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक वैध पूर्व अवधारणा है। ठीक है, एक अजम्पशन पूछा गया है। अब सोचिए, अपने आप में इतना आसान है क्या? इतना आसानी से आप निकाल देंगे क्या? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये एक तरीके का विश्लेषणात्मक शैली में पूछा गया है। हाँ, ये एसके ड्रीमर जी बता रहे हैं सर पूरा टाइम खा जाता है ना, पूरा टाइम खाता होगा, बिल्कुल खाता होगा। जो बच्चे सीनियर है ना वो समझते हैं इस बात को, और इसको ध्यान से समझने की जरूरत है अब हमें। ठीक है, अब एक बार समझते हैं हम। मैं अब कुछ आज आपको बेसिक्स करवाऊंगा रीडिंग कंप्रीहेंशन के। देखो, एक क्लास में तो होगा नहीं ये, मैं कम से कम 12 से 15 क्लास लूंगा आपकी। ठीक है, जिसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन आपको करवाऊंगा, पहले कुछ बेसिक क्लास फिर एडवांस लेवल में। अब देखिए, जब कभी भी कोई गद्यांश आता है, जैसे लाइक मान लीजिए ये आपके कंप्रीहेंशन है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या क्या आपको समझना होता है, क्या क्या किस तरीके से इनको डिजाइन किया जाता है। कंप्रीहेंशन स्किल जो आपका है, इसको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। सबसे पहली चीज जो इसमें समझना है, जो लेखक है जिसने इसको लिखा है, जिसने ये बात कही है, तो लेखक द्वारा कही गई कोई भी बात आपकी है, उस बात को समझने की आपकी क्षमता कितनी है। ठीक है, ये आपको यहां पे समझना होता है। लेखक द्वारा लिखी गई बात को समझने की क्षमता जरूरी है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट और क्या इसमें हमें समझना है, पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, है ना। गद्यांश का उत्तर यही होता है जब तक आप उस बात का पता नहीं कर लेते हैं। दूसरा, पंक्तियों के बीच पढ़ने की आपकी क्षमता। ठीक है, एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन्स, आप पंक्तियों के बीच कैसे आप पढ़ पाते हैं। 2 पंक्तियां 3 पंक्तियां और उसके बीच में आपके क्वेश्चन छुपा हुआ है ना। कई बार क्वेश्चन जो होता है वो बीच से कहीं से यहां पे होता है,
कई बार जो है तो बड़े पैराग्राफ्स होते हैं तो उनमें बड़ा डिफिकल्टी होती है। तो पंक्तियों के बीच में पढ़ने की आपकी क्षमता क्या है? कुछ गद्यांश को बहुत गहराई से समझना होता है, ठीक है, लेखक के धारणाओं को समझना पड़ता है, ठीक है, लेखक लिखते समय अपने दिमाग में क्या बात रख रहा है, क्या सोच रहा है, इसको समझने की बात। तो यहां पे एक एक पंक्ति को गहराई से समझना, एक एक पंक्ति को, और ये सब बहुत क्विकली हमें करना है, पंक्ति को गहराई से समझना, इसकी क्षमता, समझने की क्षमता, नंबर 2। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या है आपका? बहुत सारी शब्दावलियां होंगी आपकी। गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो गद्यांशों की क्या होंगी? बहुत सारी शब्दावली होंगी, वोकैबुलरी होंगी आपकी, ठीक है। कुछ गद्यांश में क्या होगा? शब्दावली में मतलब कोई शब्द आपका पूछा जाएगा और शब्द का उपयोग गद्यांश में किया जाता है और उसके आधार पे आपको ये पता करना होता है कि उसका अर्थ क्या है उस शब्द का। उस पूरे गद्यांश की शैली उन शब्दावलियों पर समझनी होती है, ठीक है। तो हमें शब्दावली जब तक नहीं आएगी तब तक भी हम बहुत सारे शब्दों को इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपकी शब्दावली चेक करने के लिए, आपकी वोकैबुलरी चेक करने के लिए एग्जामिनर यहाँ पे आपके साथ काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि अच्छा, कोई यदि आपका जो है पैसेज आ जाता है तो पैसेज को हमें किस तरीके से समझना होगा। पहली बात, सबसे पहले पैसेज को समझने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पेन का कलर बदल देते हैं। पैसेज कोई भी पूछेगा को हल करना, तो हल करने में सबसे पहले जब तक आप इस पैसेज को समझेंगे नहीं तब तक हल करने जैसा कोई मुद्दा आएगा नहीं। पहला काम करना है इसको समझना, सबसे पहली चीज है इसको समझना। तो समझने में सबसे पहली चीज क्या है? इसको सबसे पहला क्या है? समझ इसका प्रसंग समझना, इसका कि क्या इसका प्रसंग है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है, जो वाक्य दिया गया है, जो सेंटेंस बनाया गया है, जो गद्य बनाया गया है, उसका कैसे हमें जो है एक एक जो है आपको, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं इनको हल करवाऊंगा तब आप आसानी समझेंगे। तो हमें प्रसंग समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रसंग समझने के साथ साथ पैसेज की लेखन शैली को समझना जरूरी है। लेखन शैली कैसी है उसकी, ठीक है। दूसरा मुद्दा है कि आप उसकी लेखन शैली को समझें, इसको हम कहते हैं टोन, है ना। कई बार कहते हैं ना इसकी ट्यून कैसी है। अब लेखन शैली में कई सारी चीजें होंगी, या तो जो लेखक लिख रहा होगा, कई बार लेखक जब कोई गद्यांश लिखता है या कोई भी बात लिख रहा है तो वो व्यंग्यात्मक हो सकता है, व्यंग मारा जा सकता है उसमें। व्यंग्यात्मक में एक मैसेज होता है, बात को थोड़ा सा घुमा के लिखता है। कई बार क्या है कि वो बात आलोचनात्मक भी हो सकती है, आलोचनात्मक भी हो सकती है, आलोचना भी हो सकती है उसमें। आप लोग इतने सारे संपादकीय पढ़ते हैं तो देखते हैं ना, कई बार व्यंग्यात्मक शैली में, आलोचनात्मक शैली में। व्यंग्यात्मक में हमें बहुत जरूरी होता है, बहुत गंभीरता पूर्वक उत्तर को समझने की जरूरत होती है। कई बार वो हंसी मजाक में बात कह जाता है, विनोदी शैली बोलते हैं हम इसको। विनोदी शैली में कोई बात हंसी मजाक में बड़ी गंभीर बात कह गया। कई बार वो बहुत सकारात्मक होती है और उत्साही प्रगति की होती है, उत्साही प्रकृति की बात होती है, सकारात्मक भी होगी। ये सब चीजें लिखते जाना भाई, बार बार बोल रहा हूं, लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। सकारात्मक हो सकती है। कई बार वो मनोवृत्ति, जैसे निराशावादी, नकारात्मक, आशावादी, सकारात्मक, कई बार तटस्थ भी होती हैं चीजें, है ना। तो कई बार मनोवृत्ति आधारित होती हैं, मनोवृत्ति आधारित। मनोवृत्ति मतलब आपकी मानसिक, आपके एटीट्यूड पे, जैसे कि निराशावादी, निराशावादी, आशावादी, आशावादी। कोई बात है उसमें पूरी निराशा ही निराशा भरी हुई है, नकारात्मकता ही नकारात्मक भरी हुई है। कोई बात है वो आशावादिता, सकारात्मकता से भरी हुई है। कुछ जो है पैसेज होते हैं वो तटस्थ होते हैं, तटस्थ, तटस्थ होते हैं, ठीक है। कुछ क्या होती है? वर्णनात्मक होती है, सूचनात्मक होती हैं। कुछ आपकी वर्णन किया गया होगा केवल उसमें, वर्णनात्मक,
या सूचनात्मक, वर्णन, केवल वर्णन किया गया है, सूचना दी गई है, सूचनात्मक। इसको दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि उद्देश्यपरक, केवल उद्देश्य की जानकारी देना, जानकारी देना। सूचना देने का मतलब क्या है? जानकारी देना, जानकारी देना, है ना। तो वर्णनात्मक हो सकती है, सूचनात्मक हो सकती है, आलोचनात्मक हो सकती है। आलोचनात्मक जैसे कि मैंने शुरू में लिखा आपको कि आलोचनात्मक हो सकती है। आलोचनात्मक का मतलब नकारात्मक पक्षों के साथ जो है मुद्दे को डिस्कस करना। विश्लेषणात्मक हो सकती है। अब ये इस तरीके के पैसेज बहुत पूछे जाते हैं। विश्लेषणात्मक हो सकती है, विश्लेषण, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। विश्लेषणात्मक जो होगी ना, उसमें अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का निर्धारण होगा। अच्छे एंड बुरे दोनों पक्ष होंगे, दोनों पक्ष, दोनों के बारे में चर्चा आपको करनी होती है, ठीक है। कुछ आपके तर्कपूर्ण होंगे, तार्किक जिन्हें बोलते हैं, तार्किक पैसेज। तर्क में क्या होगा? हर एक कथन के पीछे एक रीजन दिया होगा, ठीक है, कारण के साथ, कारण के साथ। ये तो प्रकार हो गए लेखन शैली के, कि किस लेखन शैली में आपका कंप्रिहेंशन लिखा गया है। समझ रहे हो बात सभी लोग? बहुत बड़े होते हैं, है ना, गद्यांश। तो सबसे पहले हम गद्यांश को क्या करेंगे? समझने का, उसका प्रसंग क्या है, टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे लिखा गया है ना, प्रसंग क्या है, शीर्षक क्या है। चलो मैं एक छोटी सी बात आपको अभी बता देता हूं। कभी भी कोई भी गद्यांश पढ़ना तो गद्यांश की पहली लाइन में या तो शीर्षक दिया होगा या तो अंतिम लाइन पे शीर्षक दिया होगा, ठीक है। अभी ये सब जब प्रैक्टिकली कराऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, लिख लो ये बात। शीर्षक यदि कभी ढूंढना है, ये आता है पीसीएस वगैरह में कई जगह पे आ जाता है कि शीर्षक बताओ गद्यांश का। तो शीर्षक हमेशा क्या होगा? शुरुआत की पहली लाइन, प्रथम लाइन, जो आपका गद्यांश होगा उसकी पहली लाइन में या उसकी अंतिम लाइन में, अंतिम लाइन में, यहां पे आपको शीर्षक मिल जाएगा गद्यांश का। क्या मिल जाएगा? शीर्षक, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए ये प्रसंग के अंतर्गत टॉपिक, शीर्षक, किस मुद्दे पे बात हो रही है, फिर इसके बाद लेखन शैली को समझना। पहला पॉइंट तो प्रसंग को समझना है, दूसरा लेखन शैली को समझना है, तीसरा पॉइंट आपका है कि अब गद्यांश को तोड़ना आना चाहिए आपको। जब भी कोई गद्यांश पढ़ेंगे उसको तोड़ नहीं पाएंगे, उसको कई भागों में विभाजित नहीं कर पाएंगे, टुकड़ों में नहीं पढ़ पाएंगे, आप गद्यांश कभी हल ही नहीं कर पाएंगे, गद्यांश को कभी हल ही नहीं कर पाएंगे। गद्यांश को आपको तोड़ना पड़ेगा, टुकड़ों में आपको पढ़ना पड़ेगा, उन पक्षों को आपको चिन्हित करना पड़ेगा जहां लेखन को बात समझने में बहुत ही मुश्किल हो रही हो, ठीक है। लेखक को बात समझने में जहां मुश्किल हो रही हो, एक से अधिक कारण जहां पर हो, ठीक है। तो इसलिए गद्यांश को तोड़ना यदि आपको नहीं आता तो कोई फायदा नहीं, फिर गद्यांश आप सॉल्व कर पाने में अपने आप को सक्षम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब गद्यांश को आपको क्या करना है? तोड़ना है, ठीक है। कैसे तोड़ना है ये मैं आपको एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है, क्रम से। जैसे कि कहीं पर भी कोई शब्दावली दी गई है कोई भी गद्यांश में, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। शब्दावली कोई भी दी गई हो गद्यांश में, उसे तुरंत अंडरलाइन करिए, ठीक है। गद्यांश में कई बार बहुत छोटी छोटी बातें भी दी गई होती हैं, जैसे कि उदाहरण, कोई एग्जाम्पल दिया गया हो, एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं पूछता है। कोई भी तथ्य दिया हो, तथ्य से भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। छोटी छोटी बातों पे आपको गद्यांश में ध्यान नहीं देना है, छोटी छोटी बातों में गद्यांश में ध्यान नहीं देना है आपको, ध्यान नहीं देना है। ये सब जब हम हल करेंगे तो मैं एक एक मुद्दे के बारे में चर्चा करूंगा कि देखो ये चीज हम छोड़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, आप छोटी को पकड़ लेते हैं, बड़े को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमें ना तो गद्यांश की कोई भी चीज याद करने की कोशिश करनी है, याद नहीं करना है। कोई गद्यांश दिया गया आप याद करने लग रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं। गद्यांश को याद नहीं करना, करना ही नहीं कभी भी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। गद्यांश में यदि कोई मुख्य संदेश दिया गया है, कोई विचार दिया गया है, कोई प्रवाह दिया गया है, उन बातों को समझने की कोशिश करना है हमें। किन किन बातों को समझना है?
गद्यांश का क्या संदेश है, ठीक है, गद्यांश में क्या मुख्य बात है, गद्यांश का संदेश, गद्यांश की मुख्य बात, ठीक है, गद्यांश की क्या मुख्य बात है, गद्यांश में क्या संदेश है, गद्यांश के क्या विचार है, गद्यांश के क्या विचार हैं, गद्यांश के विचारों का क्या प्रवाह है, गद्यांश का प्रवाह, इन पे ध्यान देना है। संदेश, मुख्य बात मतलब मेन बॉडी, विचार क्या है, क्या क्या प्रवाह है, क्या क्या फ्लो है, इनको समझने की कोशिश करना है, ध्यान रखने का। अब एक बात और जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जब हम इसे हल करने जाएंगे तो जिस बात का हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, पहला तो देखो मैंने आपको समझने की बात कही कि पहला काम है समझना। आप उसके प्रसंग को समझिए, लेखन शैली को समझिए और गद्यांश को तोड़ना सीखिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं कोई फायदा नहीं होगा। तोड़ना कैसे, शब्दावलियाँ ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखनी है, जैसे कि एग्जाम्पल नहीं याद रखने, कोई तथ्य नहीं याद रखना, याद करने की कोशिश नहीं करना गद्यांश को, ठीक है। अब गद्यांश में तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, उत्तर कैसे देना है आपको। जब आप आंसर दे रहे होंगे, जब ये कर लेंगे तो उत्तर जब आप देंगे तो उत्तर आप गद्यांश के आधार पे ही देंगे। जो गद्यांश में आधार आपका, बेस आपका गद्यांश ही होगा, कोई और आपका बेस नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कोई और चीज बेस नहीं होगी, जो पैसेज में दी गई जानकारी है उसी का प्रयोग करेंगे, कोई बाहरी जानकारी का प्रयोग नहीं करेंगे, बाह्य जानकारी का प्रयोग हल करते समय नहीं करेंगे। कई बार गद्यांश में नहीं लिखी गई लेकिन आपको पता है उसके बारे में, तो बाह्य जानकारी के आधार पे आप उत्तर नहीं देंगे, गद्यांश के आधार पे ही उत्तर देंगे। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, यदि गद्यांश के बाहर आप कोई जानकारी पे आंसर दे रहे हैं तो आउट ऑफ स्कोप माना जाएगा, ये स्कोप के बाहर है, उस आधार पे आपको ये रखा जाएगा, ठीक है। ध्यान में समझ रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए, आमतौर पे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है, जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो कई सारी बुनियादी सार्वभौमिक ज्ञान है ना, इनको जो है हमें उपयोग करना पड़ता है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, मान लीजिए कोई गद्यांश है जहां पर यह बात कही गई है कि, मान लीजिए कोई सेंटेंस आता है, एक लाइन आती है कि कोई पूंजीवादी व्यक्ति या कोई कंपनी का मालिक, मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों को बहुत परेशान करता है, बहुत शोषण करता है, ठीक है। तो अब इससे आप अनुमान क्या लगा सकते हैं, क्या अनुमान लग सकता है, यही लग सकता है कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रूर होगा, है ना, बहुत ज्यादा लालची होगा, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करवा रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, इससे एक अनुमान तो हम लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी लालची शब्द का प्रयोग नहीं किया गया ना, आप ये भी तो समझिए, है ना। मान लीजिए कोई एक दूसरी बात आ जाती है, मान लीजिए आ जाता है कि किसी व्यक्ति की मां बहुत बीमार है, मान लीजिए ये सेंटेंस में आ जाता है बात। अब लेकिन कहीं पर भी इसके डिस्कशन नहीं हुआ, कहीं पे चर्चा ही नहीं की गई है, ठीक है। अब यहां पे जब आप इस तरीके से सोचें कोई बात को, जहां पे किसी मुद्दे के डिस्कशन नहीं हुए, उन मुद्दों के बारे में चर्चा करनी नहीं गद्यांश में। ये चीज मैं आपको जब यहां पे पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। आउट ऑफ स्कोप कोई भी चीज का आंसर हमें नहीं देना है, ठीक है, आउट ऑफ स्कोप नहीं जाना है किसी भी मुद्दे पे, बस इतना दिमाग में बैठा लेना है। अब यहां पे मुद्दा आता है कि सी सेट को हल करते समय कैसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, दो चीजें यहां पे बता रहा हूं। सी सेट को हल करने के लिए, रीडिंग कंप्रीहेंशन को हल करने के लिए दो तरीके हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन को हल करने के दो तरीके हैं, नंबर 1, नंबर 2। दोनों तरीके सही है, मैं किसी तरीके को गलत या सही नहीं करूंगा। पहला होता है टॉप डाउन तरीका। दूसरा होता है आपका, दूसरा तरीका है बॉटम अप तरीका। एक बार ये दोनों तरीके समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कंप्रीहेंशन कोई दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। यदि मैं पहले तरीके की बात करूं तो टॉप डाउन तरीके में क्या होता है, पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं, फिर
प्रश्न पढ़ते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे कि भारत में अनेक लोगों का यह विचार है कि यदि हम शस्त्र निर्माण पर अपने रक्षा व्यय को कम कर दें तब हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति का वातावरण बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक तरफ तो शस्त्रीकरण की बात हो रही है, भारत में इतना ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बात कर रहा है कि यदि हम अपने शस्त्र निर्माण पे या अब यहाँ पे शस्त्र निर्माण की बात की गई है। ठीक है, अपने रक्षा व्यय को कम कर दे तो पड़ोसियों के साथ शांति का वातावरण बना सकते हैं, जिससे उत्तरोत्तर संघर्ष कम हो जाएगा, युद्ध मुक्त स्थिति बन जाएगी। जो लोग इस प्रकार के विचार घोषित करते हैं वे या तो युद्ध पीड़ित हैं अथवा मिथ्या तर्क फैलाने वाले होते हैं। ठीक है, जो लोग मतलब बहुत सारे थिंक टैंक हैं जो बार बार कहते हैं कि हमारे आस पड़ोस का जो वातावरण है वो खराब किस कारण से, वो इसी कारण से खराब है क्योंकि हम अपने हथियार बढ़ा रहे हैं, शस्त्रीकरण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यदि हमें शांति चाहिए तो शांति के लिए हमें भी क्या करना चाहिए, अपने शस्त्र निर्माण पे रक्षा व्यय को कम कर देना चाहिए। अब यहाँ पे एक अजम्पशन पूछ लिया कि भाई अजम्पशन क्या होगा, क्या पूर्ण अवधारणा है। ठीक है, क्या पूर्ण अवधारणा है। तो पहले क्या है, पहला तरीका यह है कि यदि हम टॉप डाउन की बात करें तो टॉप डाउन में पहले हम कंप्रिहेंशन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद सीधा हम आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे तो यही तरीका सही लगता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरे, मैं दोनों तरीके सिखाऊंगा। कुछ जगहों पे ये वाला तरीका अच्छा है कि पहले ये पढ़िए फिर ये पढ़िए। क्यों? क्योंकि जहां पे विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं वहां पे आपको टॉप डाउन ही पढ़ना चाहिए, बॉटम अप मत पढ़िए। बॉटम अप में क्या होता है कि पहले कुछ लोग प्रश्न पढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यूपीएससी के जितने भी पैसेज आते हैं मुझे टॉप डाउन ही सही लगता है, क्योंकि टॉप डाउन पढ़ने से पहले हमें पैसेज की समझ नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे सर्वाधिक वैध पूर्ण धारणा अजम्पशन पूछ रहा है कि भाई अजम्पशन क्या है इसमें। ये तभी आप कर पाओगे ना जब आपको ऊपर पता होगा कि भाई पूछा क्या है। तो कहीं पे टॉप डाउन पढ़ना है। बॉटम अप में क्या होता है, पहले आंसर पढ़ते हैं, आंसर पढ़ने के बाद फिर पैसेज पढ़ते हैं, फिर आंसर पढ़ते हैं। भाई दोहरा काम नहीं करना है, ज्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, स्टेट पीएससी वगैरह में अच्छा, पहले क्यों पढ़ते हैं बॉटम अप में क्वेश्चन के आंसर को? लगता है कि भाई पहले यदि हम इनको पढ़ लेंगे तो क्या होगा, जब इसमें जिक्र हो रहा होगा उन बातों का तो हम तुरंत आंसर निकाल देंगे। तो मैं आपको जो तरीका रिकमेंड करूंगा, मेरा तरीका जो है कि आप टॉप डाउन को पहले जो है पहले पैसेज पढ़ें, प्रश्नों को पहले मत पढ़ें, पहले पैसेज पढ़ें। प्रश्नों को पहले पढ़ने को ही हम बॉटम अप कहते हैं, कि पहले नीचे पढ़ा फिर ऊपर पढ़ा। हाँ, लॉन्ग पैराग्राफ में, हाँ देखो लॉन्ग पैराग्राफ तो है ही है। लॉन्ग पैराग्राफ में आप यदि कह रहे हैं कि बॉटम अप पढ़ना है तो पढ़िए, मैं बॉटम अप को मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि कुछ पूरा पैराग्राफ विश्लेषणात्मक हुआ तो ये तथ्य परक पैराग्राफ में ज्यादा काम आ सकता है। जो तथ्य परक हैं, हाँ जो लेंदी हैं, बहुत लंबे पैराग्राफ हैं, वहां पे थोड़ा। लेकिन आप खुद सोचिए, मुझे एक बात बताइए, पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर आप प्रश्न पढ़ेंगे, क्या यही काम बचा है आपका? कितना टाइम आप प्लस ले रहे हैं? इससे अच्छा है कि आप सीधा पैराग्राफ पढ़िए, पैराग्राफ को तोड़िए, तोड़ने के बाद उसके जो आप चीज़ों हैं उनको जो है समझिए, और समझने के बाद फिर आंसर दीजिए। यदि आप इस माइंडसेट के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है पैराग्राफ को लेकर के दो तरीके हो सकते हैं। दोनों तरीके बढ़िया हैं। कुछ बच्चे ये तरीका यूज करते हैं, कुछ ये, लेकिन विश्लेषणात्मक शैली के तरीकों में हम टॉप डाउन तरीके को ही लेंगे। बॉटम अप में कुछ 2-4 प्रैक्टिस आपकी कराऊंगा, लेकिन ज़्यादा मैं प्रैक्टिस इसी की कराऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आपको लगता है कि भाई रीडिंग कम्प्रिहेंशन अच्छा कैसे होगा, तो सबसे बड़ा मुद्दा है रीडिंग कैसी है आपकी। जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आप चीज़ों को समझेंगे कैसे, तो आप जो है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। आपकी अपनी आदत में एक छोटी सी चीज़ जोड़नी है। सोने के 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट जो भी टाइम आप दे पाएँ, आधे घंटे से ज़्यादा मत दीजिए। कोई भी एक बुक लीजिए, कोई भी एक बुक लीजिए जिसको आप पढ़िए, और बहुत फास्ट पढ़िए। मेरा एक पढ़ना सीखे वाला जो वीडियो है, पढ़ें कैसे, एक वीडियो है ना, पढ़ें कैसे वाला जो वीडियो है, उसमें मैंने यही बात आपको सिखाई है। यदि आप एक बार उसको सीख लें अच्छे से, तो मैं 100% आपको बोलता हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चल जाएंगी। आपका रीडिंग स्किल अच्छा हो जाएगा।
क्योंकि आमतौर पे जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको लगता है भूल रहे हैं, और ये चीज़ आप जब रीडिंग कंप्रिहेंशन में जाके अप्लाई करते हैं तो पढ़ते आपको लगेगा भूल गए पीछे का। बच्चे कर क्या रहे हैं, दरअसल आमतौर पे जो टाइम ज़्यादा लग रहा है वो पहले पढ़ना यहाँ से चालू किए, फिर बीच में लगता है यार यहाँ पे भूल गए, फिर वापस लौट गए, तो वापस लौटने का समय नहीं रहता वहाँ पे, और इसलिए लेंदी बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये इतने लेंदी है नहीं कि बहुत लेंदी होते हैं। अब यूपीएससी में देखिए ज़्यादातर जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं, एक पैराग्राफ से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। कई जगहों पे स्टेट पीएससी में एक पैराग्राफ से 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो एक बार ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें आपको कुछ समझनी होंगी। तो आज से पहले एक टास्क आपको दे रहा हूँ कि अब डेली कोई भी एक टाइम लीजिए, जिसमें सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है सोने के पहले। सोने के पहले 10 मिनट 15 मिनट आप कोई भी बुक लेंगे और उस बुक को पढ़ने का प्रयास करेंगे क्या, आज से आप ये टाइम ले लीजिए। देखो मेरे को काफ़ी लंबा टाइम बीत गया, और हमारे एक शिक्षक थे, जब मैं मतलब छोटी क्लास में थे हम, 6वीं 7वीं 8वीं में, उसी टाइम पे एक शिक्षक थे हमारे, मुझे आज भी नाम याद है उनका, कैलाश सर हम बोलते थे, संस्कृत पढ़ाते थे हमको। और उन्होंने हमें कहा था कि बेटा एक पुस्तक शाम को सोते समय जब सो तो कोई भी बायोग्राफी पढ़ लीजिए, कि सब्जेक्ट से इतर कोई भी किताब आप पढ़ा करिए। और तब से हमने आदत बनाई, और वो आदत इस तरीके से हो गई कि मैं किताबें लगातार हम पढ़ते रहते। मतलब मैं कितनी किताबें पढ़ डाला, चाहे वो मोटिवेशनल में कहें या कोई ऑटोबायोग्राफी कहें किसी की, कितनी किताबें पढ़ डाली। तो आप भी यदि किताबों को, मतलब इससे क्या होगा, रीडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, चीज़ों को समझना बहुत कठिन नहीं लगेगा आपको, आपने पढ़ा समझ गए। दरअसल पढ़ने का अभ्यास नहीं है। तो रीडिंग कंप्रिहेंशन में पहला टास्क आपको दे रहा हूँ, एग्जाम तक में बहुत टाइम है, कोई भी एक किताब ले लीजिए। मैं कुछ किताबें रिकमेंड भी करूँगा आपको कि वो किताबें आप पढ़ सकते हैं, मतलब आपको पढ़ना चाहिए कुछ किताबें प्रॉपर। इतनी सारी ऑटोबायोग्राफी हैं आज के टाइम पे, तो आप कोई एक किताब लेकर के पढ़िए, ठीक है, कोई एक किताब लेकर के पढ़िए। और पढ़ेंगे तो धीरे धीरे अब लक्ष्मीकांत मत पढ़ने लग जाना, नहीं तो फिर नींदें आएगी, वो तो सब्जेक्ट का विषय, वो मत पढ़ना। इतनी सारी हैं, कोई मान लो प्रेमचंद की उठा लो कि आपने गोदान पढ़नी पसंद है, आप गोदान ही पढ़ डालें, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल किताब उठा लो, वो यदि आपको समझ में आती है स्पिरिचुअल उठा लो। कोई कलाम साहब की, महात्मा गांधी जी की, कोई भी एक ऑटोबायोग्राफी उठा लो, वो पढ़ना चालू कर दो। कितने सारे विदेशी राइटर हैं जिनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, तो कोई एक पुस्तक ऐसी लेके जब वो खत्म हो जाए फिर चेंज कर लो। अब उसे रटना नहीं है, पढ़ा खत्म, इस तरीके से अपनी एक बनाओ। आप महाकाव्य पढ़ सकते हैं, रामायण महाभारत, ठीक है, हिंदी में, है ना, गीता पढ़ सकते हैं। कोई भी किताब आप सोने से पहले थोड़ा सा टाइम 10 15 20 मिनट का दीजिए और दे करके उसको पढ़िए। इससे रीडिंग स्किल, उसमें वही रूल फॉलो करिएगा जो मेरे पढ़े कैसे में है। तो इससे क्या होगा, दिमाग की कैप्चर पावर अच्छी होगी। पीछे नहीं लौटना, जो पीछे लौटने वाली प्रवृत्ति होती है वो नहीं करना। तो आज मैं सिर्फ, देखो परिच्छेद में आपके हल कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समयों पे आप परिच्छेद बहुत सारे हल करा दूंगा, इतने परिच्छेद हल करा दूंगा। मुद्दा है आप पढ़ना आज से चालू करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, आपकी शब्दावली अच्छी हो जाएगी। जितना पढ़ेंगे उतने शब्द सीखेंगे आप, ठीक है, उतने शब्द सीखेंगे, उतनी शैली, लेखन शैली सीखेंगे। कोई भी चीज पढ़िए, गहराई से आराम से चीजों को समझने का प्रयास करिए कि क्या कह रहा है उसमें, ठीक है। तो आपको पहला काम ये करना है, आज मैं ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, ज्यादा बता दूं कोई मतलब नहीं है। पर डे सब्जेक्ट से इतर, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही जैसे है आपकी भारत एक खोज, जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, वही उठा लो, वही पढ़ लो। कोई एक किताब आप पढ़ो जरूर, ये स्टार्ट कर दो। बताओ आप आज से मतलब स्टार्ट करना है। ठीक है, पर डे कोई भी किताब, कोई भी किताब पढ़ लो जो आपको पसंद हो। मैं कोई किताब ऐसे नहीं कह रहा हूं, विवेकानंद जी को लेकर उठा लो, कोई भी रिसेंट आपकी फाइनेंस में बुक हो, बट वो बुक ऐसी होनी चाहिए कि पैराग्राफ होनी चाहिए, फैक्चुअल बुक नहीं पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है। और उसको पढ़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। एक बुक रीडिंग आप कहते हो ना, कल के दिन हॉबी में भी लिखना है आपको। इंटरव्यू में जब आपका आएगा ना कि आपकी हॉबी क्या है, क्या लिखोगे, फिर बुक रीडिंग में ये बताओगे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, आपने जो है रमेश सिंह पढ़ी है, तो पेपर पास करने के लिए पढ़ी है भाई, है ना। बुक रीडिंग लाइक का, फिर आप उन्हें पढ़िए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने कितनी मतलब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं आज के टाइम पे। ये बहुत बेसिक किताबें मैंने आपको पहले भी दिखाई हैं, ठीक है। ये किताबें सब एक एक बार जो है, जितने भी हमारे वेद हैं,
उपनिषद हैं, दर्शन हैं, ठीक है। इस समय मैं आपका जो पढ़ रहा हूँ, देखो मैं एक किताब दिखाता हूँ आपको, न्याय और वैशेषिक दर्शन की ये किताब है, ठीक है। तो एटलीस्ट अभी ये इतनी हो गई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इतनी हो गई है आपकी किताब, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको मतलब ये सब चीज़ों में से कोई भी एक किताब जो आपको अच्छी लगे, ठीक है, अपना इंटरेस्ट हो सकता है, जब आप उसे पढ़ना चालू करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखोगे। बट आप शुरू कर दो, बहुत कुछ सीखोगे। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में पहली चीज़ है पढ़ना, और बहुत फास्ट पढ़ना, तेजी से पढ़ना, उसको पीछे नहीं लौटना, एक एक सेंटेंस समझने का। और धीरे धीरे जैसे ही आदत आ जाएगी वैसे ही चीज़ें आपकी इसमें इंप्रूव होने लग जाएंगी, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। एग्जाम व्यू पॉइंट से मत पढ़ना, सिर्फ रीडिंग को अच्छा करने के लिए पढ़ना। अच्छे रीडर कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं, अच्छे रीडर ऐसे होते हैं, कई बार आप जाना लाइब्रेरी में, कोई बहुत एज्ड व्यक्ति हो, कोई जो वैसे लाइब्रेरी होती है ना जहाँ पे किताबें बहुत सारी होती हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे रीडर वहाँ पे जाते हैं, और बहुत एज्ड होते हैं वो, जो शोध कार्य जैसे लाइक मतलब मैं यूनिवर्सिटीज़ की भी लाइब्रेरी बहुत अच्छी होती है, वो पढ़ते हैं ना, किताब सामने रखेंगे और बिल्कुल एक लाइन से खींचते चले जाते हैं। हमने देखा बहुत सारे हमारे शिक्षक भी रहे हैं जो जिनकी हमने रीडिंग स्किल देखी बहुत अच्छी रही है। तो रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कौन करेगा, आप खुद करोगे। तो पहला चीज़ है कि यदि आप अपनी रीडिंग अच्छा करना चाहते हो तो पहले आप आज से पढ़ना चालू कर दो। पढ़ना चालू करना है, कितना पढ़ना चालू करना है, केवल और केवल 30 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं आपको। ये अपनी आदत का हिस्सा बना लो, 1-1.5 महीने बाद देखना कितना चेंज आ जाएगा आप में, ठीक है। सोने से 10 से 15 मिनट पहले मतलब ये काम करना है आपको। पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाएगी क्या है, पर करना है आपको, हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा उसमें मैं आपको एक पैराग्राफ लेकर के आपको हल करना सिखाऊंगा। जो चीज़ें आज आपको बताई मैंने, इन चीज़ों को अब एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद एक पैराग्राफ कुछ प्रीवियस ईयर उठाऊंगा, कुछ पहले बेसिक टू एडवांस पैराग्राफ आपको लूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक साथ आपको बहुत, ठीक है, बेसिक टू एडवांस। पिछले सेशन में एक बार पैराग्राफ के प्रकार बताऊंगा कि कितने प्रकार के पैराग्राफ आपसे पूछे जाएंगे। आपने यदि इथिक्स की केस स्टडी वाली क्लास की होगी तो मैंने उसमें 5 प्रकार के केस बताए, बस उतने ही प्रकार के पूछता है, इसके अलावा पूछता ही नहीं है। क्यों हम बिना मतलब की मेहनत करें, जितना हमसे पूछता है भाई उतना ही तो मेहनत करेंगे। तो उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे इनको तैयार कराऊंगा गद्यांशों को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट सेशन से हम 1-2 जो है कंप्रीहेंशन आपके हल करके आपको दिखाएंगे। और इसके बाद कुछ बेसिक, अभी बेसिक क्लास होंगी, शुरुआत में 3-4 क्लास बेसिक मैं रखता हूँ हमेशा, ताकि आपके अंदर पूरी समझ विकसित हो सके। और जब पूरी समझ विकसित हो जाएगी फिर इसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए।